तो यादव जी, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कहें या भारत के अन्य कोनों पर ईवीएम को लेकर बड़े आंदोलन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा और तमाम जो लोग हैं, राजेंद्र पाल गौतम भी है, ये तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर ईवीएम पर इतना बड़ा सवाल है तो जो चुनाव आयोग है, केंद्र सरकार है, उसको लेकर बड़ा स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? जब कांग्रेस कहीं से जीत जाती है या कोई अन्य दल जीत जाता है तो उस जगह से वो आवाज नहीं उठाते, लेकिन जब हार जाते हैं तो ये बड़े स्तर पर आवाज उठती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो चूंकि मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूँ कि ईवीएम में, लेकिन लोग कई टेक्नीशियन इस बात का दावा करते हैं कि उसको हैक किया जा सकता है। और जो दिल्ली में जो सवाल उठाया जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, जहाँ से ईवीएम इजाद हुई है, जो विज्ञान ने तरक्की करके ईवीएम का इजाद किया है, तो हम ये देखेंगे कि उन किसी भी मुल्क में ईवीएम से इलेक्शन नहीं होता। भारत में ईवीएम से इलेक्शन होता है। तो भारत में कुछ विपक्षी दल और कुछ जो एक्टिविस्ट इस बात को उठाते हैं कि ये ईवीएम जो है इसको हैक किया जा सकता है, इसमें वोट को परिवर्तित किया जा सकता है, और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जहां वोट दिखाई नहीं देता है वहां से भी कई बार इलेक्शन जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जवाब इसमें यह है कि जहां हम हार जाते हैं उसके लिए क्या कहना है? तो उसके प्रत्युत्तर में जवाब ये आता है कि नहीं, वो तो 10% किया जाता है, 5% किया जाता है। जहां हम हारते हैं वहां भी हैक तो की जाती है, लेकिन हम जीतते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा जीत जाते। लेकिन एक बड़ी बात है कि ईवीएम लाने वाली जो है यूपीए गवर्नमेंट थी। बिल्कुल है, और लोकसभा के चुनाव के कानून से ईवीएम आया है, और ईवीएम का अडवाणी जी ने विरोध किया था कि ईवीएम से इलेक्शन ना हो, संसद के कानून से। हाँ जी। लेकिन ईवीएम लाया गया, कांग्रेस के द्वारा लाया गया। इसलिए जो भारत में जो बड़ी पार्टी है वो ईवीएम के सवाल को नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी इन पे सवाल नहीं कर रही है, मुखर तौर पर नहीं कर रही है। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर कर देते हैं। नहीं, राहुल गांधी का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। कोई स्टेटमेंट नहीं है ईवीएम पे। ऐसी स्थिति में दूसरा, ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के पास में जो अपनी दलीलें लेकर के लोग गए हैं, तो वहाँ चुनाव आयोग ने उनको पाबंद किया गया कि आप हाथ नहीं लगाएंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इसको हैक करके बताइए। तो उनका ये कहना है कि बहुत सी डिवाइसेज हैं कि हैक करने की जरूरत नहीं है, ये परिवर्तित हो सकता है वोट उसमें। सुप्रीम कोर्ट में भी लेके मसला चल रहा है। तो देखो, ज्यादा बेहतर तो ये है कि यदि नियंत्रित किया जा सकता है, यदि फेयर इलेक्शन करवाया जा सकता है, जैसी मसल पावर का यूज नहीं होता है, तो सबसे अच्छा है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने वोट दिया है और वो वोट मेरा गिना जाएगा। यहाँ लेकिन वोट तो गोपनीय है ना। नहीं, वो वोट मेरा जिसको मैं दे रहा हूँ उसमें के हक में गिना जाएगा। तो वो कैसे संतुष्ट हो? उसने बटन दबाया, उसने चित्र देख लिया। अभी तो पर्चियों गिनती भी नहीं हो रही है। चलो पर्चियों गिनती कर भी दे तो वो तो चित्र आया है, वोट कहाँ गया है? क्योंकि ईवीएम के लेकिन 3 पार्ट है, पीपीएट है और वोटिंग मशीन है, और आपके जो है वो मेन मशीन है, क्या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में जो मेन पार्ट है, जिसको हम जिसके डायरेक्शन पे 2 मशीनें चलती है। हाँ, बैलेट डिवाइस तो अलग है वो। हाँ, तो वो जब 3 पार्ट हैं तो इसके ऊपर लोगों का डाउट है कि मतदाता कहाँ वोट दे रहा है, उसको क्लियर होना चाहिए। हम देखे हैं, गिनती हुई है और भाई ये सही आया रिजल्ट। तो जब देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा इससे संतुष्ट नहीं है और डाउट करते हैं, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को पॉजिटिव नजरिया लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी लेना चाहिए, और ईवीएम की जगह पर जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों का ये क्लेम है, या चुनाव आयोग का ये कहना है कि इससे गिनती में बहुत टाइम लगेगा, 7 दिन लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि बहुत सारे इलेक्शन
अभी भी पंचायत के इलेक्शन होते हैं, दूसरे इलेक्शन होते हैं, तो 7 दिन लगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वोट एक जगह काउंट नहीं होता है। हम पहले तो लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा वाइज उसको लगाते हैं, विधानसभा लगाने के बाद जितनी विधानसभा के वोटों की संख्या होती है उतनी टेबल लगा देते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, और ये इस कमी को लेकर के ईवीएम नहीं लाया गया था, बल्कि आधुनिक विज्ञान का इस्तेमाल करने, जल्दी इसका रिजल्ट निकालने के लिए ये लाया गया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कई इलेक्शन से तो जो रिजल्ट 12 बजे आ जाना चाहिए, 2020 का इलेक्शन रात को 1 बजे क्लियर हुआ बिहार का। जब ईवीएम मशीन थी तो उसमें इतनी देरी क्यों लगी, जो नहीं लगनी चाहिए थी। इसलिए ये चुनाव आयोग पर है, और चुनाव आयोग एक जो है, केवल एक ही चुनाव आयोग जो थे वो उनका नाम था वो टीएन सेशन। इसके अलावा तो हमेशा गवर्नमेंट के फेवर का ही चुनाव आयोग रहा है, और गवर्नमेंट के बिना इशारे इसमें चेंज आना बड़ा मुश्किल है। चुनाव आयोग के स्तर पे तो सुप्रीम कोर्ट यदि इसमें करता है, वो पहल लेता है, और उसमें दलीलें चल रही है, और फैसला क्या होता है ये देखने की बात। एक आखिरी इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ सवाल पे किसी भी तरह का कोर्ट का कंडेम नहीं लगेगा। जब सरकार मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट कमजोर होता है, इस तरह की बातें हैं। इस समय सरकार मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट पर कहा कि वो मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी एक बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा है ईवीएम के मुद्दे पर, इसीलिए वो उसको डिले करती है या इस तरह की याचिका को वो खारिज कर देती है। देखिए, जो हमारे पास में जो सरकार की 3 ताकतें हैं जी, एक कानून बनाने का काम करते हैं जिसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, दूसरा कानून को लागू करने का काम करता है जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और तीसरा है जुडिशरी। वो यदि कोई कानून को नहीं मानता है और वो चैलेंज करता है तो उसकी सुनवाई जुडिशरी में होती है। लेकिन चूंकि ये संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र का ये प्रावधान है कि कोई भी ऐसा कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार ना दे तब तक संसद सर्वोपरि है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा, चुनाव आयोग के बारे में बात रखी कि चुनाव आयुक्त का निर्णय प्रधानमंत्री, एक अपोजिशन लीडर और एक जो है सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये फैसला करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन हो। ये बात आ गई। आने के बाद में जो वर्तमान सरकार है ये पार्लियामेंट में बिल लेके आई, वो बिल पास हो गया कि उसकी जरूरत नहीं है। वो एक नॉमिनी होगा गवर्नमेंट का, एक गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, और एक स्वयं प्रधानमंत्री होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। तो 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति हमेशा सरकार के साथ रहेंगे। तो इसलिए वो तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का नजरिया कई बार ये भी रहता है कि यदि हम ऐसा कोई जजमेंट देते हैं जिसको पार्लियामेंट बार बार परिवर्तित कर दे तो फिर मुश्किल आ जाएगी। क्योंकि जैसे ओबीसी आरक्षण को लेकर, चलो मैं दोबारा से, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया। ये जो भी बात सामने आ रही है कि इसमें क्रीमी लेयर तो है आपके ओबीसी आरक्षण के अंदर, कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है अब उन परिवारों को लाभ नहीं मिले। तो वही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से 2 अप्रैल का इतना बड़ा आंदोलन हुआ SC/ST एक्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, बाद में संसद ने उसको पलटा, और फिर तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर एक सवाल उठता है कि वो आखिर इस तरह के निर्णयों से देश के अंदर जो गफलत पैदा कर रही है उसको क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल नहीं है, बल्कि इससे पहले बिहार में इस तरह का विभाजन कर दिया गया है। बिहार में इस तरह का विभाजन कर दिया गया है जी, और वो विभाजन चल रहा है जी। बिहार के अंदर ओबीसी की 2 कैटेगरी बना दी है और शेड्यूल कास्ट की भी 2 कैटेगरी बिल्कुल है। अति पिछड़े, इसी तरह से जो अति दलित या महादलित जिनको कहा गया है, और दलित, तो वहाँ ये प्रावधान कर दिया गया है और सुचारू रूप से वो चल रहा है। दूसरा क्या है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसके अंदर तमाम जातियां, कि पहले तो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर ऊंची जातियां भी शामिल होना चाहती थी, कायस्थ भी शामिल होना चाहते थे, राजपूत भी शामिल होना चाहते थे, और राजपूतों में बहुत सारी कैटेगरी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो शामिल है ही। लेकिन
जब वो जनरल को आरक्षण दे दिया गया 10%, क्योंकि उनकी तादाद कुल 15% है, टोटल टोटल तादाद 15% है, 15% के अगेंस्ट तुमने 10% आरक्षण दे दिया। इधर तादाद 52% बताई जाती है ओबीसी की, या 50 से कम तो है ही नहीं। उसको आरक्षण 27% दिया जा रहा है केंद्र में, और स्टेट के अंदर तो और भी कम दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसमें भी जब विभाजन हो जाएगा, जैसे मसलन राजस्थान में केवल 21% रिजर्वेशन मिलता है, अब इसमें विभाजन हो जाएगा तो एक संभावना है। तो सरकार इसका तोल मोल कर रही है, सरकार इसका तोल मोल कर रही है कि क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है इस आरक्षण से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के तहत तुमसे कहवाया जा रहा है। कहलवाया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी। से फिर हम और बात करेंगे और कई मुद्दों पर। बड़े विश्लेषक हैं, राजनीति विज्ञान के, राजनीति के, समाज के तमाम मुद्दों पर उन्होंने गहरी समझ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद यादव जी। फिर मुलाकात करेंगे डेमोक्रेटिक भारत पर, और हम चाहेंगे कि आपका ज्ञान दर्शक सुने और समझे कि भारत इस समय किस दिशा की ओर जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।